हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। हमने जो सेल बायोलॉजी स्टार्ट किया था, आज उसमें हम कुछ ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो अभी तक के हम बेसिक बेसिक कुछ देख चुके हैं भैया। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, देन यूकैरियोटिक सेल में भी कौन कौन से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, किसका क्या क्या फंक्शन है। तो हमने इसके पहले काफी डीप में प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने कंप्लीट कर चुके हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस। तो अब हम धीरे धीरे कर करके और जो बचे हुए हमारे ऑर्गेनल्स है, उसमें जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है आज का हमारा, वो है भैया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो इसके हमको टाइप्स के बारे में, उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में आज हमको इस क्लास में देखना है। और साथ ही साथ हम गोल्जी बॉडीज यानी कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स को भी इसी क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां प्रेजेंट होता है? आई होप आप सभी को पता होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करें तो सिंपल दो टाइप के होते हैं, है क्या नहीं? एक आरईआर और एक एसईआर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ और रफ में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें अपन देखेंगे, और इसका क्या रोल है, कैसा स्ट्रक्चर है, और क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते है। तो सिंपल अगर देखा जाए तो ये जो हमारा न्यूक्लियस है, क्या है? ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वही से कनेक्टेड होता है हमारा क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि पूरा एक नेटवर्क यानी कि पूरा जाल बनाया है उसने। चलो देखते हैं धीरे करके वन बाय वन क्या बताता है इंट्रोडक्शन में क्या बोला है हमको कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल एनिमल एंड प्लांट सेल। मतलब सभी एनिमल और सभी प्लांट्स सेल में हमको ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ईआर देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट जो प्रोकैरियोट्स है और मैच्योर आरबीसी है, इनमें हमको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को नहीं मिलेगा। सभी में मिलेगा, प्लांट सेल, एनिमल सेल में, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स है जिसके बारे में हम देख करके आ चुके हैं, और जो मैच्योर आरबीसी है, बोले तो रेड ब्लड सेल या कॉर्पोस्कल्स, उसमें हमको ये देखने को नहीं मिलता। ये एक पूरा नेटवर्क बनाता है मेम्ब्रेन का, बाउंड कैविटी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स, जो कि बहुत सारी कैविटीज, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स जैसे इन चीजों से बना हुआ है। नाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। पूरे साइटोप्लाज्म में ये जैसा दिख रहा है ना, ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है, और इट इज द साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल। इट इज नॉट एग्जैक्ट द साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल, बट हम इसको एक कंसीडर करते हैं साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल। बिकॉज क्यों? देखो ये न्यूक्लियस है और बाहर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियस को एक तरफ से, और प्लाज्मा, ये हम देख रहे हैं ना, ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक के एक्सटेंड हुई रहती है। तो एक तरफ से हम बोल सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पकड़ के रखा है, एक तरफ से न्यूक्लियस को। तो ये थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करके रखता है सेल का, थोड़ा सा स्ट्रक्चर हेल्प करने में क्या करता है? स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प कराता है, जिसकी वजह से अपन इसको साइटोस्केलेटन बोलते हैं। किसका? सेल का। द टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पोर्टर। किसने बताया था ये टर्म हमको? पोर्टर ने बताया था। देन अकॉर्डिंग टू पोर्टर क्या है भैया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ कॉम्प्लेक्स वैक्यूलर सिस्टम। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, वैक्यूलर सिस्टम, जो कि एक्सटेंड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थ्रू साइटोप्लाज्म अप टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बताया ना मैंने। देखो ये न्यूक्लियस है, ये क्या दिखाई दे रहा है हमको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके बाहर इस तरीके से साइटोप्लाज्म है। तो ये पूरा साइटोप्लाज्म तक के क्या हुआ है? फैला। साइटोप्लाज्म इन द सेंस ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन तक के फैला हुआ है थ्रू साइटोप्लाज्म। देन ऑफ द सेल फिर क्या बोलता है हमको कि इट इज द नेटवर्क। भैया ये एक नेटवर्क है जो कि डबल मेम्ब्रेन से बना है। कैसे? डबल मेम्ब्रेन है यहां पर, जो कि डिवाइडेड है साइटोप्लाज्म इनटू नंबर ऑफ कंपार्टमेंट, जो कि डिवाइड करता है बहुत सारे कंपार्टमेंट में। जैसे कि ये देखो बीच बीच में ये क्या करता है? जो साइटोप्लाज्म को अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देता है। क्लियर है यहां तक के? तो जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन थी ये। अब इसके अपन ओरिजिन के बारे में देखेंगे। क्या? किसके बारे में देखेंगे? ओरिजिन, कि ये कहां से इवॉल्व हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है। सो देयर आर सेवरल कॉन्ट्रोवर्शियल सजेशन। बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सी है इसके ऊपर अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि ये कहां से इवॉल्व हुआ है, कहां से ओरिजिन हुआ है, ये कंफर्म हमारे पास डिटेल नहीं है। कोई कोई बोलता है कि ये इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हुई, मतलब अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हुई और क्या बना? हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना। कोई बोलता है इवेजिनेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि जो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है वो बाहर की तरफ आउटग्रोथ दिखाया उसने, यानी कि इवेजिनेशन,
उसके वजह से हमारा किसका फॉर्मेशन हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। देन माइटोकॉन्ड्रियल सरफेस मेम्ब्रेन ओरिजिन बोलता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो सरफेस है वहां से ओरिजिन हुआ है, और कोई बोलता है कि ये साइटोप्लाज्मिक ओरिजिन यानी कि साइटोप्लाज्म से ही क्या हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है। मतलब अलग अलग पर्सन के हिसाब से उन्होंने बताया कि भाई कोई बोलता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है उससे ओरिजिनेट हुआ है, कोई बोलता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, कोई बोलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया से, और कोई बोलता है साइटोप्लाज्म से। सो टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो सबकी अपनी अपनी एक कहानी है। जिसने जैसा बताया हमने मान लिया, क्योंकि हमारे पास कंफर्म इसका क्या नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है कि कहां से ये इन्वेजिनेट हुआ है, यानी कि कहां से ओरिजिन हुआ है। सो टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंपल दो टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ। जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हो यानी कि जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट हो उसको अपन कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसमें प्रेजेंट नहीं है उसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो भी देख लेते हैं अपन काफी अच्छे से। तो देखो क्या बताया, रफ और ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां पर हमको दिखाई दे रहा है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन इस पर हमको ये ग्रैन्यूल्स जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। क्या है भैया, ये राइबोसोम्स है। ये क्या है, ये राइबोसोम्स है। अगर इस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो ये कहलाएगा रफ, लेकिन इस पे प्रेजेंट नहीं है तो वही क्या हो जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम प्रेजेंट है, और आपको पता है राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, तो राइबोसोम का काम होगा प्रोटीन बनाना। तो यहां पर प्रोटीन बनाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो रफ और ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमको क्या बताया है, इन सम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स आर अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। राइबोसोम अटैच होते हैं भैया उसके आउटर सरफेस पे। सो इस टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं अपन, रफ और ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसमें इन्वॉल्व होगा, प्रोटीन सिंथेसिस में। देखो इसको ध्यान में रखना बहुत ईजी है। रफ जहां पर ग्रैनुल्स प्रेजेंट है, ग्रैनुल्स हमारे राइबोसोम है, राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन बनाना, खत्म, और कुछ नहीं लिखना है अपने को इसमें। देन स्मूथ और अग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब यहां पर स्मूथ है, कोई ग्रैनुल्स प्रेजेंट नहीं है। सो राइबोसोम्स आर नॉट अटैच विद द मेम्ब्रेन ऑफ दिस टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। सो द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। इसके वजह से अपन कहते हैं एंडोप्लाज्मिक इज नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है यहां तक के। देन फिर हमको क्या बताया कि इट इज फाउंड इन सेल विच आर एक्टिव इन सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड। तो ये जो है ये कहां मिलेगा हमको, जहां पर प्रोटीन बनाने का काम है जिस सेल को, वहां पर हमको ये देखने को मिलेगा ज्यादा अमाउंट में। तो ये हमको कहां देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली ये हमको वहां देखने को मिलेगा जिसका काम स्टेरॉइड बनाने में है, जो कि स्टेरॉइड बनाता है, स्टेरॉइडल कंपाउंड जैसे कि हमारे कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स एंड ग्लाइकोजन जैसे कंपाउंड बनाने में। इट इज ऑफन कंटिन्यूअस विथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और साथ में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी ये कंटिन्यू रहता है। मतलब ऐसा नहीं जैसे कि ये दिखाया ना, कहीं कहीं जहां जहां राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है उसको अपन स्मूथ बोल देते हैं, और जहां प्रेजेंट है उसको अपन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं। क्लियर है। तो हम क्या देखने वाले हैं भैया, इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर की कैसा कैसा इसका स्ट्रक्चर है। तो अब बात करते हैं अपन इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में कि एग्जैक्ट इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्लियर। देन बोलता है कि दे आर स्ट्रक्चरली वेरिएबल। स्ट्रक्चरली वेरिएबल का मतलब है कि इनका जो स्ट्रक्चर है ऐसा नहीं कि ऐसा ही स्ट्रक्चर हमको दिखाई देगा, ओके इतने ही क्वांटिटी में दिखाई देगा। तो ये वेरिएबल है, अलग अलग सेल में डिपेंड करता है कि उस सेल का फंक्शन क्या है, उस हिसाब से यहां पर ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका जो स्ट्रक्चर है वेरी करता है। नॉट ओनली इन द डिफरेंट सेल, सिर्फ दूसरे दूसरे सेल में नहीं, बट ऑल्सो विद इन द सेम सेल, सेम ही सेल में अलग अलग इसके क्या वेरिएबल स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं हमको। दे आर फाउंड इन द एंटायर सेल एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसी एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बोले तो वही प्रोकैरियोट्स, और किसमें भैया, मैमेलियन आरबीसी में भी नहीं होते, बाकी सभी में प्रेजेंट होते हैं। This the development of endoplasmic reticulum within the cell is proportional to their protein synthesis actively. Obviously भैया कितना प्रोटीन बनाना है उससे डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। Now the endoplasmic reticulum may occur in free form. ओके तो पहला बताया कि लार्ज फ्लैटेंड एंड सेक्स सिस्टर्ने फॉर्म में होता है, एक वेसिकल फॉर्म में होता है, ट्यूबुलर फॉर्म में होता है। तो ये हमको उसके फॉर्म्स बताए किस किस फॉर्म में हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है।
तो सिंपल, ये देखो यहां पर ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे, तो अपन इसको बोलते हैं सिस्टर ने। ये सर्कुलर मैनर में दिखाई दे रहे थे, इसको अपन वेसिकल्स बोल देते हैं। और ये हमको थोड़ा टिब्यूल जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, टिब्यूलर। तो इन तीन फॉर्म में हमको दिखाई देते हैं। तो सिस्टर ने ये क्या है भैया, लार्ज फ्लैटेन अनब्रांच सैक लाइक स्ट्रक्चर। सिंपल सी बात है, लार्ज है, फ्लैट है और इनमें से कोई ब्रांच नहीं निकल रही है। दे आर अरेंज पैरेलल, ये पूरे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर पैरेलल अरेंज है टू द ईच अदर। दे आर 40 to 50 माइक्रोम्स इन थिकनेस। इनकी थिकनेस कितनी होती है, 40 से लेके 50 माइक्रोम्स तक की इनकी क्या होती है भैया, थिकनेस होती है। नाउ दे हैव राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस। हाँ, इनके सरफेस पर क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम। इट मीन यस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दे आर फाउंड इन सिक्रेटरी सेल। ये कहां देखने को मिलते हैं, सिक्रेटरी सेल। सिक्रेटरी सेल का मतलब ऐसे सेल जो सिक्रेशन करते हैं भैया। सिक्रेशन किसका, डाइजेस्टिव एंजाइम हो गया, हमारे हार्मोन्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट चीज के हमारे बॉडी में सिक्रेशंस होते हैं। इन चीज का सिक्रेशन जो सेल करते हैं, ऐसे सेल को अपन ग्लैंडुलर सेल कहते हैं। और वो जो सिक्रेटरी सेल है उनमें ये सिस्टर ने पाया जाता है। नाउ वेसिकल, वेसिकल क्या है, दिस आर ओवल, ओवल शेप का है। देन मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूलर है भैया, स्ट्रक्चर हैविंग द डायमीटर। कितनी डायमीटर है इसके स्ट्रक्चर की, 25 से लेके 500 माइक्रोम्स तक के। और दे आर फाउंड इन मोस्ट सेल बट अबंडेंट इन पैनक्रियाटिक सेल। ये देखने को मिलता है हर सेल में, लेकिन सबसे ज्यादा किस सेल में देखने को मिलेगा, पैनक्रियाटिक सेल, यानी कि जो हमारा पैनक्रियाज है वहां के सेल में हमको सबसे ज्यादा अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिल रहा है तो वो किस फॉर्म में होगा, वो वेसिकल्स के फॉर्म में होगा। नाउ थर्ड पॉइंट, जो थर्ड इसका टाइप है वो देखते हैं, वो कौन सा टाइप का भैया, ट्यूब्यूलर। किस टाइप का है, ये ट्यूब्यूल टाइप का। सो दे हैव डायमीटर 50 to 100 माइक्रोम्स। उनका डायमीटर कितना होता है, 50 से लेके 100 माइक्रोम्स तक के। और नॉर्मली ऑकर इन नॉन सिक्रेटरी सेल, कहा जो सेल सिक्रेशन नहीं करता है वहां पर नॉर्मली देखने को मिलता है। और कहां से अराइज हुआ है भैया, ये सिस्टरने से ही बना हुआ है। जो ट्यूब्यूलर फॉर्म है कहां से बना हुआ है, सिस्टरने से ही बना हुआ है, जो हमारा पहला फॉर्म था। नाउ हमको क्या बताया है कि ऑल द थ्री फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑकर इन द सेम सेल। ये जो तीनों की तीनों फॉर्म है ना, ये ऐसा नहीं कि इसमें सेल्स, इसमें सिर्फ सिस्टर ने फॉर्म होगा, इसमें सिर्फ वेसिकल वाला स्ट्रक्चर का फॉर्म होगा, ऐसा नहीं है। ये तीनों की तीनों फॉर्म्स एक ही सेल में पाए जाते हैं एट द सेम टाइम और मे ऑकर ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेज ऑफ द सेल। और वो अलग अलग स्टेज ऑफ द सेल, उसी सेल के अलग अलग उसके जो लाइफ साइकिल में अलग अलग स्टेजेस आएंगे, उस टाइम पे वो हमको देखने को मिलेंगे ऑफ द सेल। द कैविटी ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेरी नैरो। जो कैविटी है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वो बहुत कम है, अंदर ज्यादा स्पेस नहीं होती है। दस टू मेम्ब्रेन्स आर क्लोजली अपोजिट टू each other and the space between them is filled with secretory granules। उनके बीच में स्पेस नहीं, बहुत कम स्पेस है, बहुत नैरो स्पेस है। और वो जो नैरो स्पेस है उस पर ग्रैन्यूल्स फिल्ड कर दिए जाते हैं। कौन से ग्रैन्यूल्स, सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स। और इन सर्टेन सेल्स द intermembranous space is very much distended, particularly in those cells in which protein synthesis actively in very हाई। तो जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस, जिस सेल को प्रोटीन सिंथेसिस में काफी हेल्प कर रहा है, वहां पर हमको ये ग्रैन्यूल्स काफी ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलेंगे ना। अगर एग्जांपल की बात करें तो गॉबलेट सेल क्या बोलता है, गॉबलेट सेल के बारे में, द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो मेम्ब्रेन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वो कितनी होती है भैया, 60 to 75 एंगस्ट्रॉम उसका थिकनेस होता है। और थिनर देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब लगभग प्लाज्मा मेम्ब्रेन से थोड़ा थिनर होता है। इट इज अ यूनिट मेम्ब्रेन, इसको यूनिट मेम्ब्रेन बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ टू प्रोटीन, किससे बना है, टू प्रोटीन लेयर एंड इनर मिडल। जो मिड में हमको जो अंदर देखने को मिलेगी वो कौन सी लेयर होगी, लिपिड की लेयर। मतलब बाहर दो प्रोटीन की लेयर और बीच में क्या देखने को मिलेगी, लिपिड की लेयर, जिसको अपन कहते हैं लिपोप्रोटेनस। क्या, लिपोप्रोटेनस, बिकॉज लिपो यानी कि लिपिड एंड द प्रोटेनस यानी कि प्रोटीन। एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एनक्लोज अ कैविटी, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट होती है, दे फॉर्म अ कैनिकुलर सिस्टम विद इन द साइटोप्लाज्म फॉर इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सिक्रेटरी प्रोडक्ट। भैया जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट सीक्रेट किया गया है, उसके बीच में जो स्पेस होती है ना, उसके थ्रू उसको क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उस सिस्टम को क्या कहते हैं अपन, कैनिकुलर सिस्टम। द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंटिन्यूअस।
जो मेम्ब्रेन होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ये कंटिन्यूअस है किसके साथ? विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्जी मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब ये सबके साथ कनेक्टेड है, इधर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, उधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, गोल्जी बॉडीज के साथ, लगभग सभी के साथ ये क्या है? कनेक्टेड है। द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिफरेंट इन डिफरेंट सेल। ऑब्वियसली देखो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अरेंजमेंट है अलग अलग सेल में अलग अलग होता है, डिपेंड करता है कि उसका फंक्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है सेल का। ओके, दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ये सरफेस एरिया बढ़ाता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए। क्लियर है? देन चलते हैं भैया अब इसके फंक्शन की तरफ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देख लिया, अब इसके फंक्शंस देखते हैं किसके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। वही हम फंक्शंस काफी ज्यादा देख रहे हैं क्योंकि इनका रोल बहुत ज्यादा है। ओके, सो पहला इसका फंक्शन क्या बताया हमको? मैकेनिकल सपोर्ट। भैया ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मैंने बताया आपको कि ये एक तरफ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को पकड़ के रखा है, एक तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पकड़ के रखा है। मतलब ये जो अंदर ऑर्गेनल्स है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, प्रॉपर सेल को एक शेप देने में भी हेल्प कर रहा है और उसको बचा रहा है। तो इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं? ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है। इट प्रोवाइड्स एडिशनल मैकेनिकल सपोर्ट फॉर द कोलाइडल मैट्रिक्स। जो अंदर साइटोप्लाज्म है उसको कोलाइडल मैट्रिक्स ऑफ द साइटोप्लाज्म, हेंस इट इज नोन एज साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल। इसीलिए अपन इसको साइटोस्केलेटन भी कहते हैं। नाउ प्रोटीन सिंथेसिस, ऑब्वियसली प्रोटीन सिंथेसिस में भी इसका हेल्प है जहां पर राइबोसोम प्रेजेंट है। ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंसर्न्ड विद प्रोटीन सिंथेसिस। द अमाउंट ऑफ ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जितना ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा यानी कि ग्रैनुअल्स प्रेजेंट होंगे यानी कि राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, डिपेंड अपॉन द बायोसिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। कि भाई वो कितना सिंथेसिस कर रहा है प्रोटीन का। इन सेल सिंथेसाइजिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट ऑफ ओनली अ फ्यू ट्यूब्यूल। अगर वो उसका काम सिर्फ कम ही प्रोटीन बनाने का, कुछ ही प्रोटीन बनाने का उसका काम है, तो वहां पर जो ग्रैन्युअल्स है उतने ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होंगे, और जितना ज्यादा उसका फंक्शन होगा प्रोटीन सिंथेसिस का उतने ज्यादा वहां ग्रैन्युअल्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? देन लास्ट पॉइंट हमको अभी इसमें क्या बताता है इन द सेकेंड पॉइंट के इसमें कि भैया इन एक्टिवली सिंथेसाइजिंग सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेल डेवलप्ड एंड कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस पैरेलल सिस्टरने। और वहां पर बहुत सारे हमको सिस्टरने दिखाई देंगे और साथ ही साथ हमको ग्रैन्युल्स भी काफी ज्यादा दिखाई देंगे। क्लियर है यहां तक के? देन ट्रांसपोर्ट, भैया ट्रांसपोर्ट का भी काम है किसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। हम फंक्शन देख रहे हैं, डोंट फॉरगेट कि भाई हम क्या देखने हैं। हम देख रहे हैं फंक्शन किसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो पहला मैकेनिकल सपोर्ट देख करके आए हैं हम, पहला मैकेनिकल सपोर्ट देख करके आए हैं, और दूसरा क्या देखा? दूसरा अभी अभी हमने देखा कि भैया प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प कराता है। देन द थर्ड वन इज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट कैसे कराता है ये? इट एक्ट एज अ काइंड ऑफ सेलुलर सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सेल के अंदर ही अंदर, सेल का सर्कुलेटरी सिस्टम है, अंदर ही अंदर चीजों को सर्कुलेट कराता है क्योंकि सबसे इसका कांटेक्ट है, सबके साथ इसका नेटवर्क है। सो प्रोटीन्स, एंजाइम्स, लिपिड्स एक्सेट्रा ट्रांसपोर्टेड। तो क्या क्या ट्रांसपोर्ट कराता है? प्रोटीन को, एंजाइम को, लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट कराता है अलग अलग पार्ट ऑफ द सेल के ही अंदर थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऑल्सो स्टोर द मटेरियल, does act as a storage house। ये साथ ही साथ जो मटेरियल है उसको स्टोर करने का भी काम करता है, तो इसको अपन स्टोरेज हाउस के तौर पे भी ये फंक्शन परफॉर्म करता है। इंट्रासेलुलर इंपल्स कंडक्शन, तो सेल के ही अंदर इंपल्स भी कंडक्ट कराता है। इन स्केलेटल मसल, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एसोसिएटेड विद द conduction of intracellular impulse from surface membrane to the deep region of the muscle fiber। तो जो मसल फाइबर के डीप रीजन तक के मैसेज पहुंचाने में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काफी क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, काफी हेल्प कराता है उसमें। नाउ सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड हार्मोन का भी, मतलब स्टेरॉइडल हार्मोन और कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसाइज कौन कराता है भैया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन टेस्टिस, टेस्टिस में, ओवरी में और एड्रेनल ग्लैंड, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज अ रोल इन द सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड कंपाउंड। वही देखा था हमने, इसका काम क्या है भैया? जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? स्टेरॉइड हार्मोन या स्टेरॉइडल कंपाउंड को फॉर्मेशन करने का, यानी कि सिंथेसाइज करने का। नाउ एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो शोज एंजाइमेटिक एक्टिविटी। कैसे? न्यूमरस एंजाइम्स आर एसोसिएटेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत सारे
एंजाइम्स जो है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए होते हैं, एसोसिएट होते हैं, देन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन प्रोवाइड लार्जर सरफेस फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी। भाई ये अलग अलग एक्टिविटी के लिए सरफेस प्रोवाइड कराता है, सच एज लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस। इन चीजों के लिए क्या एक सरफेस प्रोवाइड कराने का भी काम करता है। नाउ ग्लाइकोसाइलेशन, देखो ग्लाइकोसाइलेशन में क्या बोलता है कि द कार्बोहाइड्रेट इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू प्रोटीन इन ईआर। जो ईआर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन होते हैं उससे बहुत अच्छे से कौन बाइंड होता है भैया, कार्बोहाइड्रेट। सो द एडिशन एंड सब्सिक्वेंट प्रोसेसिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लाइकोसाइलेशन, जो एडिशन होता है उसको अपन क्या कहते हैं भैया, कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइकोसाइलेशन। अटैचमेंट टू द प्रोटीन इज डन बाय द स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल बिल्ड इनटू ईआर मेम्ब्रेन एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जब हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो सेम सेंटेंस अपन वहां पे भी पढ़ेंगे, तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरीके की यहां बातें हो रही है। नाउ ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन, तो जो ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन का काम मतलब हम कुछ भी जैसे पॉइजन जो सीक्रेट करता है, यानी कि जो इंसेक्टिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स या कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में चले जाते हैं, तो सेल में बैठा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन का फंक्शन करता है और वहां से ये सारी चीजों को बाहर निकाल फेंकता है। एंजाइम्स इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द लीवर, देखो लीवर ऑल्सो मॉडिफाइड और डिटॉक्सिफाई हाइड्रोफोबिक केमिकल्स। जो हाइड्रोफोबिक केमिकल्स होते हैं जैसे कि पेस्टिसाइड्स, कार्सिनोजेनिक यानी कि जो कैंसर कॉजिंग, बाय केमिकल कन्वर्टिंग देम इनटू मोर वाटर, उसमें क्या करता है मोर वाटर को ऐड करता है और सॉल्युबल बनाता है और कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट दैट कैन बी एक्सक्रिएट फ्रॉम द बॉडी, और बॉडी से एक्सक्रीट कराता है। ओके, लीवर के सेल में ज्यादा होता है क्योंकि लीवर में बहुत मेटाबॉलिज्म होता है। सेल डिवीजन, अब सेल डिवीजन के टाइम पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एसोसिएटेड होता है भैया सेल डिवीजन, जैसे कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट हेल्प इन द formation of nuclear membrane, it also help in the formation of cell plate during cell division। तो ये किन किन चीजों में जो न्यूक्लियर सेल डिवीजन के टाइम पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है उसके फॉर्मेशन में काम कौन करता है भैया, ऑब्वियसली हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सेल डिवीजन के टाइम पे जो सेल प्लेट होती है। क्यों, क्योंकि जो प्लांट सेल में इस तरीके से पुचकने से डिवाइड नहीं होता वहां पर प्रॉपर, क्योंकि वहां सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो इसीलिए वहां पर एक प्लेट बनती है जिसको अपन सेल प्लेट कहते हैं। उसके फॉर्मेशन में हेल्प कौन कराता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, जो इंटेस्टाइनल में एपिथेलियम सेल प्रेजेंट होते हैं, वहां पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जो कि लिपिड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इन ऑक्सिंटिक सेल्स ऑफ स्टमक इट इज कंसर्न विद क्लोराइड्स आयन सिक्रेशन, क्लोराइड आयन सिक्रेशंस करते हैं जो कि इंटेस्टाइन स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। फैट्स आर मेड अप ऑफ 3 फैटी एसिड, जो फैट्स है वो 3 फैटी एसिड से बने हैं मॉलिक्यूल से, 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, एंड द कपलिंग ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल ऑकर विद इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सिंपल ये बता रहा है कि जो फैटी एसिड होता है वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड की चेन होती है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड की चेन होती है। ग्लिसरॉल का हेड होता है, फैटी एसिड की चेन होती है, तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को जो अटैच करने का काम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफी अच्छे तरीके से करता है। ओके, क्लियर है यहां तक के अभी। देन अब चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है भैया गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ओके, जो हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनल आता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसके भी स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे ऑर्गेनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ये सब कुछ सेल बायोलॉजी के अंदर। सेल बायोलॉजी यानी कि उस सेल की कंप्लीट स्टडी, तो स्ट्रक्चर आता है, फंक्शन आता है, तो अभी हम इंडिपेंडेंट स्टडी कर रहे हैं, बाद में और इनके भी एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है। देन इसी सेल के अंदर किस तरीके से मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं, कौन कौन से केमिकल्स इन्वॉल्व है, ये सब कुछ बहुत कुछ पढ़ना है। सेल बायोलॉजी देखे तो ये खुद में ही एक अपना एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ओके, तो हम आ जाते हैं भैया गोल्जी कॉम्प्लेक्स की तरफ। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है और क्या क्या बेसिक बेसिक चीजें हैं वो सब कुछ अपने को देखना है। सो गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज अ क्लस्टर, भैया क्लस्टर है, ये बंच है, ओके, ऑफ अ स्मूथ मेम्ब्रेनस एसोसिएटेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही एसोसिएटेड होता है कुछ स्मूथ मेम्ब्रेन्स होती है जिसका क्लस्टर यानी कि पूरा बंच बनता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। डिस्कवरी की बात करें तो इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट कैम्लियो गोल्जी, देखो इनके नाम है भैया, गोल्जी इनका नाम था, उन्होंने डिस्कवर किया तो उसी का नाम क्या रख दिया, गोल्जी एपैरेटस। देखो गांव भर के नाम है, इसका नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया है, अलग अलग इसको नाम दिए गए हैं। गोल्जी बॉडीज बोलता है कोई, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, कोई डाइकोटिजोम्स, कोई लिपोकॉन्ड्रियन, इंटरनल रेटिकुलर apparatus, कैनेलिकुलर सिस्टम एंड भैया ट्रोफोस्पोंजियम बाय वेरियस वर्कर। मतलब जो भी इस पे काम कर रहे हैं वो अपने अपने हिसाब से इसको नाम देते हैं, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। ओके, देन ओरिजिन की बात करें तो इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये कहां से ओरिजिनेट हुआ है, ये हुआ है भैया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। पैलेट सजेस्टेड इट्स ओरिजिन फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लेकिन एक पैलेट नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि नहीं, ये जो कहां से ओरिजिनेट हुआ है भैया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट हुआ है, इन्होंने ये कहा। देन अब इसकी पोजीशन की बात करें तो सेल में ये कहां प्रेजेंट होते हैं भैया, ये अलग अलग पोजीशन, वेरिएबल इन पोजीशन इन डिफरेंट सेल, हर अलग अलग सेल में अलग अलग पोजीशंस पे प्रेजेंट होते हैं। नाउ इन एक्टोडर्मल सेल, अगर एक्टोडर्मल सेल की बात करें तो इट इज पोलराइज्ड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड पेरीफेरी, मतलब न्यूक्लियस और पेरीफेरी यानी कि साइड साइड के बीच में प्रेजेंट होते हैं। इन सिक्रेटरी सेल, अगर सिक्रेटरी सेल की बात करें तो लाइज बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सिक्रेटरी पोल, जहां से सिक्रेशन होता है वो एक पोल और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है। और द गोल्जी एपेटस इज सराउंडेड बाय जोन ऑफ साइटोप्लाज्म। ऑब्वियसली भैया कोई भी अगर साइटोप्लाज्म के अंदर कोई भी ऑर्गेनेल प्लेस्ड है तो उसके सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म का ही पूरा मैट्रिक्स फैला हुआ है, तो वही बताता है कि जो गोल्जी एपेटस है इसके सराउंडिंग में पूरा साइटोप्लाज्म है। फ्रॉम दिस राइबोसोम्स आर एक्सक्लूडेड, राइबोसोम को छोड़ करके। नाउ साइज, द साइज ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज वेरिएबल, ऑब्वियसली इसका जो साइज है ये भी वेरिएबल करता है अलग अलग इसके हिसाब से, सेल के हिसाब से और सेल के फंक्शन के हिसाब से। इट इज लार्जर इन ग्लैंड्स, जो ग्लैंड्स होते हैं ना उनमें ये काफी ज्यादा बड़े साइज के होते हैं, और नर्व सेल्स बट स्मॉल इन मसल सेल, मसल सेल्स में काफी स्मॉल होते हैं। साइज इज रिलेटेड टू द फंक्शनल स्टेज, डिपेंड करता है कि उस सेल का क्या फंक्शन है, उस बेसिस पर इनके साइज क्या होते हैं, वेरी करते रहते हैं। देन शेप की बात करें तो शेप ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स वेरीज फ्रॉम वन सेल टू अनदर। ऑब्वियसली हर सेल का थोड़ा जो शेप है वो मेंटेन क्या करता है, वेरी करता है। दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ रॉड्स, रॉड्स के फॉर्म में हो सकता है, ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में, वेसिकल्स के फॉर्म में और नेटवर्क के फॉर्म में। इवन इन द सेम सेल देयर आर वेरिएशंस इन द डिफरेंट फंक्शन स्टेज, तो सेम ही सेल में इनमें अलग अलग क्या वेरिएशंस आते रहते हैं अलग अलग स्टेजेस के साथ में। ओके, नाउ अब आ जाते हैं इसके भी अल्ट्रा स्ट्रक्चर की तरफ, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के। तो डाल्टन एंड फेलिक्स स्टडीड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, जब उन्होंने इस गोल्गी कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से जब इसके स्ट्रक्चर की स्टडी की तो उन्होंने बताया कि ये 3 कंपोनेंट से बना हुआ है, एक फ्लैटेंड सैक और लैमेला, या फिर सिस्टर ने बोलो, लैमेला बोलो या फ्लैटेंड सैक, जैसे कि हमको दिखाई दिया था कुछ इस तरीके से होता है। नाउ लार्ज वैक्यूल्स के फॉर्म में भी और स्मॉल वेसिकल्स के फॉर्म में भी, ऐसे कुछ 3 इनको स्ट्रक्चर से बना हुआ ये पूरा गोल्जी कॉम्प्लेक्स दिखाई दिया। तो उन तीनों के बारे में अपन बात करेंगे। तो सिंपल, पहला क्या है अपना फ्लैटेंड सैक, ये जो दिखाई दे रहा है ना इस तरीके से पूरा फ्लैट है, उसी को लैमेला बोला है और उसी को सिस्टर ने बोला है। तो दे आर पैरेलल फ्लैटेंड सैक पाइल्ड बोले तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर पूरा क्या है, ये अरेंज है वन अपॉन द अदर टू फॉर्म अ स्टैक, जिसके वजह से पूरा स्टैक बना है वो। देन देयर आर यूजुअली 3 to 12, ये सिस्टर ने, एक सिंगल को अपन क्या कहते हैं, सिस्टर ने कहते हैं। ओके, सो कितने सिस्टर ने हैं, 3 to 12 सिस्टर ने प्रेजेंट होते हैं हर एक ईच स्टैक में, और ईच सिस्टर ने इज मेड अप अ पेयर ऑफ मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस एट द एंड, पेयर ऑफ मेम्ब्रेन यहां पर प्रेजेंट है जो कि पूरे एंड तक के प्रेजेंट है। द 2 मेम्ब्रेन्स एनक्लोज्ड अ थिन कैविटी ऑफ अबाउट 150 एंगस्ट्रॉम, ये जो 2 मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन ये एक मेम्ब्रेन है, इनके बीच में ये जो कैविटी यानी कि जो स्पेस प्रेजेंट है उसके अगर बात करें तो वो कितना है, 150 एंगस्ट्रॉम। कैविटी ऑफ सिस्टर ने एट द मैच्योरिंग फेस आर वाइडर, जो मैच्योरिंग फेस है वो उसका क्या कैविटी क्या है, काफी वाइडर है। द सिस्टर्नल यूनिट आर प्लेस्ड 200 to 300 एंगस्ट्रॉम अपार्ट द मेम्ब्रेन ऑफ द Golgi bodies is trilaminar structure. Now it has 3 layer, namely an inner lipid layer and 2 outer protein layer.
बोलता है कि ये 3 लेयर से बना है, क्योंकि ऊपर हमको क्या बताया, ट्राइलेमिनर बताया है ना, तो 3 लेयर से बना हुआ है। 3 लेयर से बना हुआ है, इसका कहना यह है कि इनर की जो इनर वाली लेयर है वो क्या है, लिपिड लेयर है। ओके, और जो बाहर प्रेजेंट है वो 2 प्रोटीन के लेयर प्रेजेंट है। द मेम्ब्रेन ऑफ सिस्टर्ने कंटेन स्मॉल पोर्स, उसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और दे आर सेड टू बी फेनिस्ट्रेटेड, उन पोर्स को अपन फेनिस्ट्रेटेड कहते हैं। ये देखो, ये सिस फेज है, ये ट्रांस फेज है। क्या होता है कि यहां से नया नया ऐड होता है, अगर कुछ बात करूं तो प्रोडक्ट इधर पे आता है। देखो, प्रोटीन का जो मॉडिफिकेशन है, जब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे है तब आप पढ़ोगे प्रोटीन का जो मॉडिफिकेशन है। प्रोटीन ऐसे ही नहीं बन जाता है भैया, वो बन करके आता है फिर अलग अलग। तो गोल्जी बॉडीज में भी मॉडिफिकेशन के लिए आता है, कुछ चीजें एडिशंस के लिए, तो वो इस सिस फेज से एंटर करता है और उसमें काफी मॉडिफिकेशन होता है, इस ट्रांस फेज से निकल जाता है। ठीक है, इसीलिए अपन इसको अलग अलग फेजेस पे भी नाम दिए हैं भाई। ओके, जैसे कि अपन ने इसको नाम दिया मैच्योरेटिंग फेज और फॉर्मिंग फेज। देखते हैं अभी क्या बताया हमको कि द सिस्टर ने मे बी फ्लैट बट आर यूजुअली स्लाइटली कर्व। देखो, ये फ्लैट है लेकिन थोड़े से कर्व नेचर से हमको दिखाई दे रहे। जो कभी भी चीजें कर्व में हो जाती है तो हम उसको कॉनकेव या कॉन्वेक्स बोलते हैं। ओके, तो वही बताया कि कर्व, हेंस द सिस्टर ने हैव कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव सरफेस, तब उनका सरफेस कॉनकेव और कॉन्वेक्स से अपन डिसाइड कर सकते हैं। तो बोलते हैं कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैव 2 साइड्स, नेमली फॉर्मिंग फेज एंड मैच्योरिंग फेज। तो क्या बता रहा है, 2 फेज, एक फॉर्मिंग फेज, तो इसको अपन फॉर्मिंग फेज बोलते हैं और उसको क्या बोलते हैं भैया, मैच्योरिंग फेज। नाउ द कॉन्वेक्स सरफेस इज द फॉर्मिंग फेज। जो कॉन्वेक्स सरफेस है वो कैसा फेज है भैया, फॉर्मिंग फेज है, जिसको अपन सिस फेज भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सिस फेज। एंड जो न्यू लैमिना आर एडेड टू दिस फेज, जो नया लैमिना मतलब ये जो है ना नया सिस्टर ने ऐड कहां पर होगा, इस सिस फेज पर पे आकर क्या होगा, ऐड होगा फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द कॉन्केव सरफेस इज द मैच्योरिंग फेज और ट्रांस फेज। सिंपल, थोड़ा मैंने शायद इसके पहले उल्टा बोला। देखो क्या बता रहा है कि ये जो सिस फेज है इसको अपन क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेज, क्योंकि यहां पर ये फॉर्म होते जाता है और ये जो वेसिकल्स इधर से निकल रहे हैं मैच्योर होके, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, मैच्योरिंग फेज भी कहते है। नाउ द सिक्रेटरी वेसिकल्स, हाँ आपको ये नहीं भूलना है कि ये सिस फेज है और ट्रांस फेज है। सिस फेज में क्या होता है, एडिशन होता है, और जो वेसिकल्स, ये जो वेसिकल्स है ना पिंच ऑफ होकर के निकल रहे हैं, ये किस फेज से निकल रहे हैं, ट्रांस फेज से निकल रहे हैं। नाउ द सिक्रेटरी वेसिकल्स आर budded off from this phase, thus the new lamina are formed on the forming phase and the mature lamina are lost on the maturing phase। यहां से lost होते जाता है maturing phase से और forming phase से form होते जाता है, add होते जाता है नया लैमिना यानी कि सिस्टर ने। क्लियर है, तो यहां पर हमको 2 सिस और ट्रांस फेज के बारे में बताया। सो जो लार्ज वैक्यूल, नाउ लार्ज वैक्यूल वाला स्ट्रक्चर, सो दे आर लार्ज स्पेशियस स्ट्रक्चर। स्पेशियस, स्पेस मतलब वो वैक्यूल के अंदर बहुत स्पेस प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगी भैया, स्पेस प्रेजेंट होगी, मतलब काफी लार्ज साइज का होगा। एनक्लोज्ड अ लार्ज कैविटी, उसके अंदर काफी क्या जगह प्रेजेंट होती है। फाउंड एट द एज ऑफ द सिस्टर्ने, जो सिस्टर्ने है उसके एंड वाले रीजन पे ये अक्सर देखा जाता है। ओके, क्लियर है, एंड वाले रीजन पर हमको देखने को मिलता है वैक्यूल। Then the vacuoles are formed by the swelling and enlargement of cistern। कब बनता है, अगर जो सिस्टर्न स्वेल कर जाए या एनलार्ज हो जाए तब जाके ये वैक्यूल्स बनते हैं। द डबल मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल आर मोर वाइडली सेपरेटेड। जो डबल मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन है, वो बहुत दूर दूर सिचुएटेड है विथ ईच अदर। और कैविटी जो है वो कितना है भैया, 60 से लेके 200 एंगस्ट्रॉम तक के। द वैक्यूल्स आर डेंसली फिल्ड, जो वैक्यूल्स है वो काफी अच्छे तरीके से फिल्ड है, किसके साथ, ग्रैन्यूल्स के साथ। ये ग्रैन्यूल्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई एंजाइम्स का फंक्शन प्ले कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो स्मॉल वेसिकल, और कुछ कुछ छोटे छोटे स्मॉल वेसिकल्स होते हैं जिसको अपन सिक्रेटरी वेसिकल्स कहते हैं ना। देन 400 to 800 इनका क्या है, एंगस्ट्रॉम साइज की बात की है। द वेसिकल्स आर स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे छोटे छोटे पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि कहां एसोसिएटेड होते हैं, फाउंड एसोसिएटेड विद द सिस्टर्ने एंड दे इंटीमेटली शो कंटिन्यूटी विद डैम, और उसी के साथ कंटिन्यू रहते हैं। वेसिकल्स अराइज फ्रॉम सिस्टर्ने बाय बडिंग और पिंचिंग ऑफ। तो सिंपल, हमको यहां पर 3 स्ट्रक्चर बताए हैं, एक सिस्टर्ने जो कि सिस्टर्ने के बारे में, और जो एंड वाले इसमें पोजीशन पे जो वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में, और वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो लास्ट में निकल रहे हैं ये क्या है, वेसिकल्स है, जो कि स्मॉल वेसिकल्स के बारे में बताया, काफी स्मॉल साइज है, उनके अंदर क्या ग्रैन्युल्स फिल्ड होता है। तो ये हो गई भैया स्ट्रक्चर की बात। अब आ जाते हैं हम फंक्शन, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसके फंक्शन। तो फिर फंक्शन काफी ज्यादा है इसका।
तो क्या बताया हमको इसके फंक्शन में? सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। भैया एक्रोसोम क्या होता है अगर आपको पता है, तो जो स्पर्म होता है, स्पर्म के टिप में एक एंजाइम होता है जिसको अपन एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम के अंदर बहुत सारे मतलब हाइलुरोनिडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि एग है ना, जो ओवम होता है, उसके जो बाहर वाली लेयर है उसको क्या डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। तो वो उसका फॉर्मेशन किसकी हेल्प से किया जाता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स की हेल्प से। देन रोल इन सिक्रेशन, सिक्रेशन में इनका काम है। फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल में इसका काम है ग्लाइकोसाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन और सिंथेसिस ऑफ प्रोटियोग्लाइकन। तो ये वन बाय वन सारे फंक्शंस अपन देखते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम के बारे में देखते हैं। एक्रोसोम का फॉर्मेशन कैसे होता है ये सब कुछ देखना है अपने को। तो बर्गस एंड फेवसेट स्टडीड दैट गोल्जी कॉम्प्लेक्स टेकिंग पार्ट इन एक्रोसोम। उन्होंने देखा कि ये जो है ना ये एक्रोसोम बनाने में क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं। फॉर्मेशन ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है उस दौरान ये जो गोल्जी बॉडीज है ये एक्रोसोम बनाने में क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं। तो एक्रोसोम इज अ वेसिकल। ये क्या है भैया? वेसिकल एट द टिप ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म, जो कि स्पर्म के न्यूक्लियस के एकदम टिप पे प्रेजेंट होता है। इट कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम, उसमें क्या होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम विच हेल्प इन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ एग, जो कि एग की बाहर की कवरिंग को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। सो गोल्जी कॉम्प्लेक्स फॉर्म अ स्पेरिकल बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ न्यूमरस वेसिकल। तो गोल्जी बॉडीज क्या करता है? फॉर्म करता है स्पेरिकल बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ न्यूमरस वेसिकल्स, छोटे 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 बहुत सारे वेसिकल्स को फॉर्म करता है। एंड वैक्यूल्स इन द सेंटर सराउंडेड बाय द कॉन्सेंट्रेटली अरेंज सिस्टर्न। तो ये इस तरीके से पूरा छोटे छोटे ये जो हमारा गोल्जी बॉडीज है ना, ये फॉर्मेशन करता है काफी छोटे छोटे वेसिकल्स का और वैक्यूल्स का। फिर बाद में देखो क्या होता है उसके बाद, जो एट द डेवलपमेंट प्रोसीड द अरेंजमेंट ऑफ सिस्टर ने बिकम इरेगुलर। जो अरेंजमेंट होता है धीरे धीरे इरेगुलर हो जाता है और टू लार्ज वैक्यूल्स फॉर्म होते हैं उस टाइम पे। फिर आगे देखो मेन तो अब आता है कि ये इस तरीके से बन जाता है। फिर आगे आगे उसमें से प्रो एक्रोसोम ग्रैन्युल्स बनता है। इनसाइड ईच वैक्यूल, हर एक वैक्यूल में से देयर इज अ स्मॉल डेंस बॉडी कॉल्ड प्रो एक्रोसोमल ग्रैन्युअल। तो वो जो छोटे 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 उन्होंने वैक्यूल्स बनाए थे उनके अंदर ग्रैन्युअल्स है। कौन से ग्रैन्युअल्स है? उन ग्रैन्युअल्स को कहते हैं अपन प्रो एक्रोसोमल, मतलब एक्रोसोम के पहले जो स्टेज होती है उसको अपन प्रो एक्रोसोमल ग्रैन्युअल बोल रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा? इफ मोर देन वन लार्ज वैक्यूल एंड ग्रैन्युअल्स आर फॉर्म्ड दिस फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म वन ग्रैन्युअल। ये छोटे 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 ग्रैन्युअल्स बने और ये छोटे छोटे ग्रैन्युअल्स आपस में क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं और बहुत बड़ा ग्रैन्युअल बनाते हैं। द वैक्यूल विथ इट्स ग्रैन्युअल एंड लार्ज एंड माइग्रेट टुवर्ड्स द इंटीरियर पोल ऑफ द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर की तरफ, और धीरे धीरे ये न्यूक्लियस का जो इंटीरियर पोल है ना उसके तरफ क्या करने लगते हैं? वो माइग्रेट करने लगते हैं। यानी कि इस ये न्यूक्लियस है भैया, ये जो दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस की तरफ अब आ गए हैं, हम इस तरीके से बोल सकते हैं। एंड गेट अटैच टू द टिप ऑफ इलोंगेटेड न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के टिप पे क्या हो जाते हैं भैया? वो अटैच हो जाते हैं और ग्रैन्युअल्स एनलार्ज फर्दर एंड फॉर्म एक्रोसोमल ग्रैन्युल, और एनलार्ज होते और बड़े होते जाते हैं और ये पूरे इसके टिप को क्या कर लेते हैं? इस तरीके से कवर कर लेते हैं। एंड द एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्रोसोम और इट स्प्रेड ओवर द न्यूक्लियस एज अ कैप, और पूरे न्यूक्लियस के ऊपर इस तरीके से क्या कर लेते हैं? वो कवर कर लेते हैं एक कैप की तरह। तो इस तरीके से एक्रोसोम के फॉर्मेशन में भी काफी इसका रोल है। देन अब बात आ जाती है भैया इसका सिक्रेशन में क्या रोल है? सिक्रेशन में भी बहुत बड़ा रोल है। बोलता है कि गोल्जी बॉडीज आर कंपैरेटिवली मोर डेवलप्ड। जो गोल्जी बॉडीज है ना ये बहुत डेवलप है इन दोज सेल्स विच आर एसोसिएटेड विद द सिक्रेशन एक्टिविटी। इसके पहले ही हमने देखा कि भैया जिस सेल का काम सिक्रेशन में है उसमें जो गोल्जी बॉडीज है उसका काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो वही बताता है कि बहुत अच्छे से डेवलप होता है, बहुत अच्छे से डेवलप है गोल्जी बॉडीज कहां पर? जहां पर उसका काम सिक्रेशन में है। इट कंफर्म द रिलेशन बिटवीन गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड सिक्रेशन। मतलब इसका सीधा सीधा सा ये मतलब है कि भैया जितने अच्छे से डेवलप्ड होंगे, जहां पर हमको गोल्जी बॉडीज बहुत अच्छे से डेवलप दिखाई दिया, मतलब इसका काम सिक्रेशन में है। नाउ गोल्जी कॉम्प्लेक्स फंक्शन एज ट्रांसपोर्टिंग चैनल। ये ट्रांसपोर्टिंग चैनल का भी काम करता है। कहां से? फ्रॉम द साइट ऑफ सिंथेसिस से लेकर के आउटसाइड तक के।
द प्रोडक्ट इज सिंथेसाइज्ड ऑन द राइबोसोम, कहां, राइबोसोम में बनेगा, अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोडक्ट कहां बना, राइबोसोम में, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच है। अब वो प्रोडक्ट को फ्लो इनटू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द फॉर्म ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन के थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो क्या होगा, निकल करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बर्ड्स ऑफ स्मॉल वेसिकल कंटेनिंग अ प्रोडक्ट, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ऐसे बर्ड ऑफ होकर के वहां से निकल करके आएगा, कहां आएगा, द वेसिकल्स फ्यूज विद द सिस्टर्ने ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद वो कहां पर आ जाएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। देखो सिंपल सी बात ये है, मैं बोल रहा हूं कि ये मेरा क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये प्रोडक्ट निकल करके कहां आएगा, गोल्जी बॉडीज में, और इसके साथ क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। फर्दर मॉडिफिकेशन यहां पर होगा, अगर उसमें कोई सिक्रेशन है, कुछ भी वगैरह वेसिकल्स है, उसका मॉडिफिकेशन होगा और उसको बाहर एक्सोसाइटोसिस के लिए भेज दिया जाएगा। एक्सोसाइटोसिस हमने पढ़ा है, फिर वो जो सिक्रेशन है बाहर की तरफ सेल के बाहर से निकल जाएगा। ओके, तो अभी तक के क्या देखा हमने कि वो गोल्जी बॉडीज से आकर के फ्यूज हो गया, जो सिक्रेशन पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना वहां से कहां आया, गोल्जी बॉडीज में। नाउ दिस वेसिकल फ्यूज विद द सिस्टर्ने ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स और प्रोडक्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू द सिस्टर्ने ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। नाउ द सिस्टर्ने रिलीज सिक्रेटरी वेसिकल्स, और वो जो सिक्रेटरी वेसिकल्स है उसको, उसके प्रोडक्ट को रिलीज कर दिया जाएगा। द सिक्रेटरी वेसिकल्स इज लोडेड विद द प्रोडक्ट, और जो सिक्रेटरी वेसिकल्स है उसके अंदर पूरा प्रोडक्ट लोड है। डिपेंड करता है, कोई हार्मोन होगा, कुछ भी होगा, एंजाइम वगैरह होंगे। सो द प्रोडक्ट इज रिलीज्ड आउट द सेल बाय एक्सोसाइटोसिस, और एक्सोसाइटोसिस करके इस तरीके से वो जो सिक्रेशन है बाहर की तरफ क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। नाउ अब बात आती है भैया फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। ये जो हम पढ़ रहे हैं गोल्जी बॉडीज, इसका काम सेल वॉल को फॉर्म करने में भी है। कुछ नहीं, ये बीच पे आकर के इकट्ठा हो जाते हैं और इस तरीके से पूरा सेल प्लेट को डेवलप करते हैं। नाउ ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस गोल्जी वेसिकल्स एक्यूमुलेट इन द इक्वेटोरियल प्लेन एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। बीच में आकर के, दो सेल के बीच में ये जो है ना अभी डेवलप हुआ है, दो न्यूक्लियस, इसके बीच पर आकर के क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं और सेल प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं। मटेरियल प्रेजेंट इन द गोल्जी एपेटस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। तो जो गोल्जी बॉडीज के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट होता है ना, वो सेल वॉल बनाने में हेल्प करता है। द पॉलीसैकेराइड्स ऑफ सेल वॉल इज फॉर्म्ड इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल वॉल, और जो मटेरियल है वो सेल वॉल को ट्रांसमिट कर दिया जाता है और सेल वॉल का फॉर्मेशन किया जाता है। तो इस तरीके से सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। नाउ अब आ जाते हैं भैया अपन ग्लाइकोसाइलेशन के तरफ पे। तो ग्लाइकोसाइलेशन एंड फॉस्फोराइलेशन क्या होता है कि एंजाइम्स विद इन द सिस्टर्न, जो सिस्टर्न है उसमें जो एंजाइम्स है वो आर एबल टू मॉडिफाई सब्सटेंस। वो किस एबल है, वो क्या काबिल के है, वो सब्सटेंस को मॉडिफाई कर सकते हैं बाय एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ग्लाइकोसाइलेशन। अगर आप उसमें कार्बोहाइड्रेट को ऐड कर रहे हैं तो आप उसको ग्लाइकोसाइलेट कर रहे हैं, और उसमें फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं तो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है उसका। सिंपल जो प्रोडक्ट बन करके आ रहा है, गोल्जी बॉडीज उसमें एडिशन का काम कर रहे हैं। मॉडिफिकेशन की बात हुई थी, उसमें कार्बोहाइड्रेट ऐड करना, उस पे भैया फॉस्फेट ऐड करना और भी अदर थिंग्स जो ऐड करना, ऐसी प्रोसेस आती है ग्लाइकोसाइलेशन फॉस्फोसाइलेशन के अंदर। नाउ सिंथेसिस ऑफ प्रोटियोग्लाइकन। अब भैया प्रोटियोग्लाइकन्स भी बनाना, जो कि द गोल्जी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटियोग्लाइकन। इसका प्रोटियोग्लाइकन बनाने में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि एक मॉलिक्यूल्स है जो कहां प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स ऑफ द एनिमल में। गोल्जी सिंथेसाइज ग्लाइकोसामाइन ग्लाइकन्स, जो कि एक लॉन्ग अनब्रांच पॉलीसेकेराइड्स है, किसमें हेल्प करता है, देन अटैच टू द प्रोटीन टू फॉर्म प्रोटियोग्लाइकन। तो ये जो है ना हमारा ग्लाइकोसामाइन ग्लाइकन्स, ये हेल्प करता है प्रोटियोग्लाइकन्स को अरेंज करने में। क्लियर है यहां तक के सभी को? सो आज के क्लास में हमने भैया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके टाइप्स एंड फंक्शंस के बारे में देखा। आफ्टर दैट हमने और क्या पढ़ा, गोल्जी बॉडीज के बारे में पढ़ा, उसका भी अल्ट्रा स्ट्रक्चरल फंक्शन देखा। तो धीरे धीरे करके हम खत्म करते जा रहे हैं। इसके बाद में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। ओके, सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आप प्लीज कमेंट करके एटलीस्ट मुझे बताइए कि आपको कहां परेशानी आ रही है। अगर आपको मेरे तरफ से कोई नोट्स या फिर कोई मटेरियल के रिक्वायरमेंट हो तो आप प्लीज मुझे मेरे इंस्टा आईडी पे या हमारे कॉमेट चैनल पे या कॉमेट का जो हमारा ऐप है उस पे आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।